कोचिंग क्लासेस की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का अनसॉल्व, जो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। सेट 1 2022 का है, 347 जीएस कोड है। और इसमें से हम एक एक क्वेश्चन का अध्ययन करते हुए एक ही वीडियो में पूरे सेट का अध्ययन करेंगे। पूरे 3 घंटे का जो पेपर होता है, जिसमें हम लोग पहले चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया प्रति एकक कोष्ठिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या रहती है। यानी कह रहा है कि कौन ऐसा एकक कोष्ठिका है जिसमें कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो हम लोग पता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 4 होती है। अंतः केंद्रित में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो हम कह सकते हैं कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आपका आंसर यहाँ सही हो जाएगा ये। उसके बाद से दूसरा जो क्वेश्चन है, आपसे कहा कि 400 ml विलयन में 700 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 700 ग्राम विलयन में 700 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को पता है कि मोलरता का जो फार्मूला होता है, वह आपका होता है विलय का मोल। विलय इसमें कौन सा है? 7 ग्राम। तो 7 ग्राम को ऊपर रख देंगे। इसका भार कितना है? तो Na का 23 और 23 16 39 और 39 1 40, ये हो जाएगा भार बटा द्रव्यमान हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग पता है ये, तो हमको क्या देगा? ये मोल देगा। अब मोल बटा में क्या होता है? मोल बटा में द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान किस में होगा? तो लीटर में होना चाहिए। 400 ml दिया है, तो 400 ml बटा में क्या लिख देंगे? 1000 कर देंगे। ठीक। उसके बाद से हम क्या करेंगे? 7/40 कर देंगे, गुणे कर देंगे। 7/40 गुणे 1000 जब ऊपर चला जाएगा और 400 आ जाएगा नीचे। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? 1000 ऊपर दिया गया तो ऐसे काट ले, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 1000, तो बचा 2 दूनी 4 और 2 बचे 10। 5 से कट जाएगा 8 बार में, 8 5 40 8 दूनी 16, यानी कि 7 बटा में हो जाएगा कितना? 7 बटा में हो जाएगा आपका 16। तो 7 बटा 16 में जब भाग देंगे इसका, तो आपका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.437 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? तो विलय का मोल बता में क्या होता है? विलयन का आयतन लीटर में चाहिए। तो विलय का मोल कैसे ज्ञात करें? तो 7 को ऊपर रखेंगे, इसका द्रव्यमान जो आएगा उसको नीचे, तो ये मोल बताएगा। अब पूरे का बता कर देंगे 400 बता में 1000, क्योंकि इसको लीटर में लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। उसके बाद से जो दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक गणना कीजिए। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग का मान कितना होगा? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग का मान होता है, हम लोग को पता है कि सांद्रता जो किसी भी कोटि प्रथम कोटि के लिए बोला, तो n का मान कितना होना चाहिए? तो इसमें हमको पता है कि n का मान कितना होगा? 1 होना चाहिए। n का मान कितना? 1। और हम लोग को पता है कि k बराबर होता है, इकाई बराबर होता है सांद्रता बता में होता है समय, गुणे होता है 1 बटा में सांद्रता। और 1 बटा में सांद्रता पे पावर कितना? n। तो n का मान कितना दिया? 1। तो हम लिख सकते हैं इसका मात्रा क्या आएगा? तो 1 सांद्रता से 1 सांद्रता कट जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आपका आंसर आएगा वह k का मान कितना आ जाएगा? नीचे बस 1 बाई समय बचा, समय को क्या लिखते हैं? सेकेंड। तो उसको हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। और इसमें तो सेकेंड इनवर्स जब कहेगा आपसे, तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड इनवर्स वाला जो क्वेश्चन आपका मिला है वह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन में आपका दिया गया है। तो इसमें स्क्रीन में आपको मिलेगा कि जो इसमें से आपका दूसरा आंसर है वह आपका राइट आंसर है। दूसरा क्या है? आपका राइट आंसर है, जो सेकेंड इनवर्स दिया गया। ठीक है, तो ग तो आपका हो गया, यानी कि पहला दूसरा तीसरा हो गया। अब हम लोग चल रहा है अंग वाला क्वेश्चन पे, घ वाला। उसमें कहा है जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनता है। यानी किसके जल अपघटन से बेंजेमाइड का निर्माण होता है? तो हम लोग को पता है, जब हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं सेकेंड पेपर को, तो उसमें हम लोग एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि जो बेंजोइक अम्ल होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो बेंजोइक अम्ल होता है आपका एल्डिहाइड कीटोन ईथर। उसके बाद से होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है एक। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका दिया रहता है कि बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का जब जल अपघटन करते हैं तो बेंजामाइड बनता है। कौन सा बनता है? बेंजोइक अम्ल के जल अपघटन से क्या बन जाता है? बेंजामाइड बनता है। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला जो क्वेश्चन आपका है वह आपका है कि RnH2 प्लस CaCl2 और KOH, यानी ये आपको देखने ही में पता चला है किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यह है आपका कार्बिलेमिन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिलेमिन अभिक्रिया। और कार्बिलेमिन अभिक्रिया कितने नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे। तो आप कह देंगे कार्बिलेमिन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद चौथा अगला क्वेश्चन है च वाला।
आरएनए उपस्थित क्षारक है। आरएनए में कौन कौन से उपस्थित होता है, देखिए एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीनों सब में समान होते हैं। तो आरएनए में क्या होगा, तो आरएनए में आपका बस एक ही चेंज हो जाता है कि आरएनए में आपका आ जाता है यूरेसिल और डीएनए में आपका आ जाएगा थाइमिन, यही बस अंतर होता है, आगे का तीनों सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर दूसरा भी क्वेश्चन है तो उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद से अगला जो क्वेश्चन है आपका दूसरे का कह रहा है सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है और इसके क्रिस्टल के एक किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एक कोष्ठिका कोर की लंबाई 408.6 pm है। तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, जिसमें आपको द्रव्यमान दे दिया गया है और द्रव्यमान आपको कितना दे दिया गया, द्रव्यमान 107.9 यूनिट दे दिया गया है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो देखिए इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है इसका दिया गया है कि जो आपका आंसर है दूसरे क्वेश्चन का सिल्वर, देखिए सिल्वर जो सीसी जालक बनाता है और इसके क्रिस्टल के एक्स किरण अध्ययन और पता चला है कि इसके कोर की लंबाई, यानी कोर की लंबाई कितना दिया है, तो कोर की लंबाई आपको दिया है ए। कोर की लंबाई जैसे हम लोग पढ़े थे कोष्ठिका में पढ़ते थे कि कोर का जो लंबाई होता है वह ए से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 408.6 pm दिया है। उसके बाद से ये कह रहा है कि इसको हम किस में बदल लेंगे, पहले सेंटीमीटर में, जो पिकोमीटर में दिया गया ये पीएम का मतलब पिकोमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 408.6 इंटू 10⁻12 सीएम हो जाए सेंटीमीटर। अब कह रहे एजी का जो द्रव्यमान दिया 107.9 जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद से अगला जो नंबर दिया है वह दिया है इसके जेड का मान। तो हम लोग को पता है सीसीपी के जेड का मान कितना होता है, तो 4 होता है, यूनिट जेड का मान कितना हुआ 4। और हमसे पता है सिल्वर का घनत्व आपसे पूछा है, तो घनत्व बराबर क्या होता था, हम लोग घनत्व का जो फार्मूला पढ़े थे जेड इंटू एम बटा में ए क्यूब इंटू एन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से हम लोग इस पे जैसे हम लोग मान को रखते हैं, जेड का मान कितना है 4, तो जेड का मान हम लोग 4 रख दिए। उसके बाद से एम का मान कितना है 107.9 आपको दिया ही है। उसके बाद से ए, यहाँ पे ए क्यूब का मान हमको पता ही है, ए का मान कितना दिया है 100, हमको दिया था 408.6 दिया था इंटू 10⁻12 दिया था इंटू एन ए दिया, एन ए का मतलब नंबर ऑफ आवगाद्रो होता है, जिसका मान कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मोल। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, इसका घनत्व तो पता चल जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर पे और अगले दूसरे का ख तो हो गया, दूसरे का क तो हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे के ग पर। दूसरा जो क हो गया तो दूसरे के ख का जो आंसर है वो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं कि दूसरा का ख जो क्वेश्चन दिया है उसका जो मान है, कह रहा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। दूसरे का ख जो है वो कहता है क्या कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मूल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध के व्यंजक को लिखिए। तो इसमें देखिए कह रहा है कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से क्या कर समझते हैं, तो इसका डेफिनेशन आपसे पूछा गया है। तो जब डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप आसानी से लिखेंगे कि यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है, कमी आता है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं। यदि कोई अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील का मतलब जो घुलनशील जो वाष्प ना बनाता, वह किसी विलायक में घोला जाए तो वाष्प दाब में क्या होती है, कमी आ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है इसमें कमी। ठीक है, उसके बाद से कहा है कि विलेय के वाष्प दाब और मूल प्रभाज के बीच आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध को बताना है। तो उसका अध्ययन हम लोग करेंगे राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट के नियम कहता क्या है कि कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के विलेय मूल अंश के बराबर होता है। विलयन में विलेय के मूल अंश के क्या होता है, बराबर। देखिए वह अवाष्पशील विलेय के पदार्थ के लिए अब देखिए क्या होगा, पी नाथ माइनस पी बता में पी 0 है, पी नाथ ही है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कितना है, ये। और यह जो है वह बराबर है 1 से, जिसको हम कह सकते हैं विलेय का मूल अंश, जिसको हम क्या कह सकते हैं, विलेय का ये मूल अंश है। यह क्या है, विलेय का
मोल अंश है। जैसे आपके आगे दिया है विलय का मोल अंश है, और हम लोग को पता है मोल अंश बराबर होता है, जिसका पूछता है विलय का पूछेगा तो उसके मोल को ऊपर रखेंगे, आप विलय और विलाय के मोल को नीचे। तो ये हो गया विलय का मोल, ये हो गया विलय का मोल, ये हो गया विलाय का मोल। तो जिसका पूछेगा विलय का पूछा तो इसको ऊपर रख दिए और इन दोनों का योग नीचे। हम लोग को पता है मोल बराबर होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा द्रव्यमान। तो देखिए विलय के लिए N1 माने हैं तो उसके लिए W1 बटा में M1 हो जाएगा, यानी विलय का मोल WN बटा में क्या होगा, M1 होगा। और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, N1 के जगह पे A रख देंगे, N2 की जगह पे W2 बटा में M2, क्योंकि मोल है। अब मोल को हम लोग पता है कि W1 बटा में क्या होता है, W2, चाहे W1 बटा में M1 और चाहे W2 बटा में W2, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह इसके बीच संबंध है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पी नाट क्या है। तो पी नाट जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पी जो है विलयन का वाष्प दाब है। W1 और W2 विलय का क्या है, विलय तथा विलायक का भार है। W1 क्या है, विलय का भार है, और W2 विलायक का भार है, और M1 क्या है, विलय का द्रव्यमान है, और M2 क्या है, विलायक का द्रव्यमान है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह है दूसरे का क। दूसरे का ख तो हो गया, और दूसरे के ग पे जब हम चलते हैं तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। आपको बताना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव देखिए क्या होगा, ऐसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि यह मानक इलेक्ट्रोड विभव है। और इसमें हाइड्रोजन गैस का जो क्या है, वाष्प दाब है, जो दाब है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय दाब है। तथा विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 मोल है। तथा विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, तो 1 मोल है। 1 मोल हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है, यानी कि जब कोई विलयन में हाइड्रोजन गैस का जो वाष्प दाब होगा कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर, और उसके आयन की सांद्रता 1 मोल होगी, तो उसके क्या बोलेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस मानक इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा होता है। जैसे देखिए ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यह किसका है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा होता है, जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ती है, और इसके चारों तरफ प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है वह है घ वाला जो है दूसरे का है विद्युत अपवहन की उपयोगिता लिखिए। तो विद्युत अपवहन की उपयोगिता में लिखेंगे कि विद्युत अपवहन द्वारा कम से कम समय में कोलाइडों को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना संभव होता है। यानी पहला तो उपयोग आप ही लिखेंगे कि विद्युत अपवहन के माध्यम से कम समय में कोलाइडो विलयन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना संभव है, क्योंकि विद्युत धारा को प्रवाहित करने में आयनिक अशुद्धियाँ तीव्रता से विपरीत आवेशित की ओर गमन करने लगती हैं, और इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से शुद्ध पदार्थ की प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन होगा तीसरे का क। तीसरे का क जो है स्टाइकियोमेट्री दोष को सचित्र समझाइए, यानी कि कह रहे स्टाइकियोमेट्री दोष से आप क्या समझते हैं। तो देखिए स्टाइकियोमेट्री का अर्थ होता है रस समीकरण विधि। स्टाइकियोमेट्री का अर्थ क्या होता है, रस समीकरण विधि, यानी कि ऐसा दोष या किस प्रकार का दोष है, बिंदु दोष है। ऐसा बिंदु दोष जिसके कारण ठोस की रस समीकरण विधि में अंतर नहीं आता, यानी कि यह ऐसा दोष होगा जिसमें रस समीकरण विधि दोष में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और इसी को हम बोलते हैं रस समीकरण विधि दोष। और एक प्रकार का रस समीकरण विधि गुणांक भी होता है, जैसे हम लोग को A+B, और हम लोग बना रहे थे कि ए भी ऐसे बना लिए, ठीक है। और इसमें जब हम 2 से गुणा करते तो यह भी रस समीकरण मिति गुणांक कहलाता था, ठीक है। तो इसमें रस समीकरण मिति गुणांक नहीं है, लेकिन इसमें रस समीकरण मिति क्या है, दोष है ये, ठीक है। इसमें जो होता है प्लस और माइनस की संख्या हमेशा अनुपात क्या होता है, समान। यही होगा कि एक स्थान पर उठकर किसी दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, उसके बाद से माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस से करके जा रहा है। और इसमें से कोई एक ऐसा स्थान, जैसे एक प्लस उठ के कहीं माइनस वाले के पास बीच में जाके बच जाएगा, माइनस वाला कहीं प्लस वाले के साथ जाके बच जाएगा, और यही कंडीशन हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा प्लस बाहर निकल जाए, पूरा का पूरा माइनस बाहर निकल जाए, क्योंकि इसमें अनुपात दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है वह है तीसरे का ख। तीसरे का ख में जो है आपका दिया गया है
कि तनु तथा सांद्र HNO3 की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या बोला गया? तनु सांद्र HNO3 की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक यानी कि HNO3 की अभिक्रिया किसके साथ कराना है? तो Cu के साथ। और जैसे हम लोग इसके साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? कापर नाइट्रेट मिलता है। क्या मिलता है? कापर नाइट्रेट। जिससे कि हम लोग पता है कि कापर पे कितने प्लस होता है? 2। तो कापर पे 2 प्लस, यहाँ पे जब भी अलग हो तो इस पे प्लस इस पे माइनस। तो NO3 वाला कितना माइनस है? 1 माइनस। और Cu पे 2 प्लस, तो 2 प्लस के लिए 2 माइनस भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना माइनस था? 1। तो इसलिए हम क्या करेंगे? तो 2 से गुणा कर दें, 2 का 2 माइनस 2 प्लस। तो कापर नाइट्रेट हो गया, प्लस NO निकल जाएगा और उसके बाद से H2O निकल जाएगा और उसके बाद संख्या को बराबर कर देंगे। ठीक है। उसके बाद से फिर बोला गया, फिर एक बार कराते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे कापर की संख्या कितनी है? 3। और N की संख्या इसमें कितना है? 3। और यहाँ पे कितना है? 2 1 2 2 3 5 और 5 2 कितना हुआ? 7। यानी कि आप गुणा किससे करना पड़ेगा इसमें? तो आप 7 से गुणा करेंगे तब जाके ये बराबर होगा। ठीक है। चलिए अब अगले नंबर पे चलते हैं। एक अब तीसरे का ग जो है वो कहता है कि एक दंतु लिगेंड को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक दंतु लिगेंड का मतलब होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, उपसंयोजन यौगिक का एक क्वेश्चन है। एक दंतुर का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होते हैं, उसे एक दंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे में Cl होगा, Cn होगा, H2 होगा, NH3 होगा, Br माइनस हो सकता है, I माइनस हो सकता है, यानी कि जिसपे एक दाता समूह उपस्थित है उसी को क्या बोलेंगे? एक दंतु लिगेंड बोलेंगे। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा का घ, जो कि पूछा गया ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में क्या अंतर है? तो सबसे पहला जो आपको अंतर पता होगा कि ग्लूकोज में होता है कौन सा? CHO समूह, जबकि फ्रक्टोज में कौन सा होता है? CO समूह। दूसरा अब अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो आप संरचना के द्वारा इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे में आपको दिया गया है कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, तो इसमें क्रियात्मक समूह आपको CHO दिया गया है और इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? CO। तो CO वाला हमेशा फ्रक्टोज और CHO वाला हमेशा एल्डिहाइड होगा। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है वह क्वेश्चन है चौथा। और चौथे का क में कहा गया है ये कि चौथे का क कहते हैं एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। इसमें देखिए क्या कहा गया कि ये अब आपका रिएक्शन आपसे दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपको दे दिया गया इतना, और इससे कहा गया कि गिब्स ऊर्जा का अध्ययन करना है और जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट दिया गया। जैसे हम लोग इसका ऑक्सीकरण करते हैं, किसका? जैसे ऑक्सीकरण करेंगे तो ये जो Cu पे प्लस है वह प्लस चार्ज चला जाएगा जिंक के साथ, और जिंक का हो जाएगा प्लस चार्ज और Cu पे हो जाएगा माइनस। तो ये Cu पे कोई चार्ज नहीं, उदासीन हो गया, यानी कि यह प्लस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसमें हमको क्या पता चल रहा है कि Zn का क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीकरण। क्योंकि Zn से इलेक्ट्रॉन जो है, Zn से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अब निकल रहा है। पहले नहीं निकल रहा था लेकिन अब क्या कर रहा है? निकल रहा है। और जब निकलेगा तो क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कापर पे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा रहा है। और जब कापर को 2 इलेक्ट्रॉन पहले पहले क्या था? 2 प्लस था। अब 2 इलेक्ट्रॉन जब प्लस कर रहा है तो इसको क्या करेंगे? अपचयन कह देंगे। ठीक है। यही इसका हो जाएगा क्या? यह पहले रिएक्शन हो जाएगा इसका। अब जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग को पता चल गया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब उसके n का मान कितना हो जाएगा? 2। n का मान का मतलब आप कह सकते हैं कि क राउंड घूम रहा है, तो 2 राउंड घूम रहा है तो 2 हो जाएगा। ई का मान आपको दे ही दिया है और जी का मान आपको ज्ञात करना है। हम लोग पढ़ चुके हैं डेल्टा जी बराबर होता है NFe सेल। इसका मतलब n का मान कितना है? 2, और F का मान फैराडे स्थिरांक होता है 96,500 होता है, और गुणे लिखेंगे ई का मान कितना दिया है? 1.1, और जब इससे गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा इतना, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथा के ख पर। चौथा का ख जो है दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो कहा गया वैद्युत कर संचालन, और दूसरा जो है स्कंदन या उड़न से आप क्या समझते हैं? तो वैद्युत कर संचालन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव कुलायदी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कुलायदी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना विद्युत कण का संचालन कराता है। देखिए
कुलाइदी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लस चार्ज, एक प्लस इलेक्ट्रोड है और एक तरफ माइनस इलेक्ट्रोड है और यह एक पात्र है, तो इसमें से जो विद्युत अपघट्य होगा ये प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा और माइनस वाला किसके तरफ, प्लस के तरफ। यही वैद्युत कण संचालन है। यानी किसी कोलाइदी विलयन में जब धन आवेशी चार्ज माइनस की तरफ और माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा तो उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत कण का संचालन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है स्कंदन। इसी का है चौथे का ख का दूसरा क्वेश्चन है। चौथे के ख का कौन सा क्वेश्चन, दूसरा स्कंदन। स्कंदन का मतलब होता है अवक्षेप। जैसे मान लीजिए दो पदार्थों को आप मिला देते हैं और मिलाने के बाद से जो पदार्थ नीचे की तरफ बह जाता है वही क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। मतलब हम लोग पता है अवक्षेप, नीचे बह जाना। जब दो विपरीत आवेशी साल द्रव विरोधी साल का मतलब होता है जो द्रव से विरोध करता है। जब दो विपरीत आवेशी साल द्रव विरोधी साल को परस्पर उचित अनुपात में मिलाया जाता है, यानी जब दो विपरीत आवेशी साल द्रव विरोधी सालों को परस्पर उचित अनुपात में मिलाया जाता है तो दोनों साल एक दूसरे को अवक्षेपित कर देते हैं। अवक्षेपित का मतलब कि नीचे बैठा देते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्कंदन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि स्कंदन क्या है, तो स्कंदन किसे कहेंगे, तो अवक्षेप बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेप स्कंदन कहलाती है। अब हम लोग देखेंगे कि एनिलीन के नाइट्रीकरण, क्या बोला गया, एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी बोला गया एनिलीन का नाइट्रीकरण करना है और उसके रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखना है कि मतलब कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, जब एनिलीन का नाइट्रीकरण किया जाता है, जब क्या किया जाएगा, एनिलीन का नाइट्रीकरण किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में पैरानाइट्रोफिनॉल का मतलब जो चौथे पोजीशन पे, देखिए यही पर 1 2 3 4 चौथा तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। उसके बाद से तथा अल्प मात्रा में आर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है, यह आर्थोनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है और यही क्या कहलाता है, एनिलीन का नाइट्रोकरण कहता है। तो इसका नाम क्या है, एनिलीन। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन है। इसका नाम क्या है, एनिलीन। और इसका नाम क्या है, तो हम लोग पता है एस्टिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में है और HNO3 के साथ सांद्र HNO3। तो आप देख लीजिए इसमें कितने है व्यंजन, 2, तो इसमें आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, एक एच यहाँ से निकला होगा, एक एच यहाँ से निकला, तो 2 एच निकला होगा और 2 एच तो यहाँ से निकल गया और 2 से HNO3 में 2 एच यहाँ पे, 2 2 कितना 4, ऑक्सीजन कितना 6 गो में 4 गो यूज, यानी कि क्या निकलेगा, प्लस 2H2O भी निकल जाएगा। इसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, क्या निकलेगा, +2H2O भी निकल सकता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। घ वाला ग्लूकोज के निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक है, यानी ग्लूकोज इन सब से अभिक्रिया कैसे करता है। ठीक है, अब देखिए NH2OH से और HCN, इसको हम लोग आसानी से पढ़ चुके भी हैं कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया NH2 यानी हाइड्रॉक्सिलेमीन, इसका नाम क्या है, हाइड्रॉक्सिलेमीन नाम है। NH2OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिलेमीन। जैसे हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमको किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोऑक्जिम की। किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूको। यानी कि अब देखिए आप क्या किया गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, यहाँ से H2O को हटा लिया गया, आयन को ले जाके इसके साथ जोड़ दिया गया। और एन को कहाँ जोड़ेंगे, एन के, अब OH जो है ना, तो OH को हटा के आप पहले एन तब जाके OH को जोड़ देंगे, बाकी सब कोई दिक्कत इसमें कहीं जोड़ना घटाना नहीं है, क्योंकि NH2OH है तो अब H2O तो निकल गया, NH बचा ही है, तो एक एच उधर इधर की तरफ लगा देंगे और OH है तो OH के बीच में N लेके रख देंगे और यही बन जाएगा एंजाइम और यही आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। किसके साथ, तो ये हो जाएगा हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वह देखेंगे इसका कि एशियन के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो देखिए एशियन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए ग्लूकोज जब एशियन से अभिक्रिया करता है तो साइनोहाइड्रीन का निर्माण करता है। हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि जब ग्लूकोज किससे ये ग्लूकोज है और ये हाइड्रोजन साइनाइड है और जैसे अभिक्रिया करेगा तो देखिए यहीं से आतेगा, तो यहाँ से क्या आतेगा, तो यहाँ से जैसे हम लोग O को हटाएंगे तो O H को ऊपर रख देते हैं और O को ऐसे डबल वन से कर देते, तो एक वन जैसे तोड़ेंगे तो एक वन तोड़ेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, एक माइनस आएगा, माइनस वाला के जब कौन आता है, प्लस, तो प्लस कौन है, H, तो H यहाँ से जब टूटा होगा तो H प्लस में आएगा, CN माइनस, तो CN किस के तरफ जाएगा, प्लस वाला की तरफ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
तो सी से एगो CN एगो H जुड़ जाएगा और इसका नाम क्या है, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा रिएक्शन। अब हम लोग चलेंगे पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें का जो क है वह कहता है पराशर दाब को परिभाषित कीजिए। पराशर दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध को स्थापित भी करना है। तो इसमें देखिए, पराशरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करते हैं। ये तो सब लोग पता है कि पराशरण की क्रिया में क्या होता है, विलायक के अणु जो होते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, गति करते हैं। इस गति को रोकने के लिए जिस दाब का प्रयोग हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पराशरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो पराशरण दाब सबको समझ में आ गया किसे कहते हैं। तो पराशरण दाब किसे कहेंगे, तो कहेंगे कि हम लोग पता है पराशरण की क्रिया में जो विलायक के अणु होते हैं कम सांद्रता से किधर, अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गति करते हैं, और इसी गति को रोकने के लिए जो हम लोग दाब लगाते हैं वही पराशरण दाब कहलाता है। इसे पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाई बराबर हुआ करता था CRT। ठीक है, अब अगला जो होगा, अगला नंबर इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच संबंध क्या है, पराशरण दाब और विलेय के मोलर दाब। तो पराशरण दाब का फार्मूला होता है कि पाई बराबर क्या होगा, CRT होता है। सी का मतलब सांद्रता हो सकता है, सांद्रता का मतलब क्या होगा, N/V। N का मतलब मोल हो सकता है, और V का मतलब आयतन। अभी हम लोग मोलरता के बारे में पढ़े थे, तो मोल बता में क्या होता था, आयतन लीटर में होता है, और उसके बाद RT। तो N हो गया, देख लीजिए यहाँ पे दिया भी गया, N क्या है, मोलों की संख्या, W/m हो जाएगा। उसके बाद से पाई जो है उससे बराबर हो जाएगा W/m इंटू V। और इसके बाद से देखिए हम लोग क्या कर दिए, N के जगह पे हम क्या रखे, W/m। तो N के जगह पे W/m, और नीचे क्या है, V। तो V आई है इंटू RT हो गया, और यही आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे R क्या है, विलयन का स्थिरांक है, और T है तापमान, C का है सांद्रता, और N मोल है, और W भार है विलय का, और M विलय का मोल द्रव्यमान है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास मिलेगा वह होगा पाँचवें का ख। कौन सा क्वेश्चन है, पाँचवें का ख, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें हम लोग को पता है कि R से क्या बनता है, R अभिकारक से उत्पाद बनता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभिकारक की सांद्रता के लिए, अभिकारक की सांद्रता बता में समय परिवर्तन, और यह क्या होता है, वेग होता है, और यह भी वेग होता है, और इसके बराबर के R⁴ ये भी वेग होता है। तो दोनों अपने आप में दोनों एक दूसरे से बराबर है। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, शून्य कोटि। तो शून्य कोटि के लिए n का मान कितना होगा, 0, क्योंकि के R⁴n है ये, n के जगह 0 रखेंगे, तो डी आर बता में dt लिख देंगे, बराबर के R⁴0। तो R का पावर 0 का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। R के पावर 0 का मान कितना होगा, 1। तो हम लिखेंगे डी आर बता में क्या लिख सकते हैं, dt लिखेंगे। जैसे डी आर बता में dt को लिखेंगे तो बराबर क्या होगा, के। अब हम क्या करेंगे कि इन इन सब का गुणा, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, माइनस के dt हो जाएगा, और ये होगा डी आर। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो आपको करना है इसमें दोनों पक्षों में समाकलन कर देना है। दोनों पक्षों में जैसे आप समाकलन को करेंगे, तो समाकलन करने के बाद से आपको मिलेगा कि डी आर बाई डी टी का जो समाकलन होता है वह क्या होता है, आर होता है। ठीक है, अब देखिए तो आर हो जाएगा ये समाकलन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का के टी। और जैसे समाकलन करेंगे तो एक स्थिरांक आएगा जो आई है। आई क्या है, समाकलन स्थिरांक। आई क्या है, समाकलन स्थिरांक है। अब देखिए बात क्या कह रहा है, यदि टी बराबर 0 हो और आर बराबर सांद्रता बराबर कितना, R0 हो, तो हम क्या कर सकते हैं, आर का मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आर बराबर लिख सकते हैं क्या, माइनस के टी प्लस आई। और इसको आप बना लीजिए क्या, इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसमें कहा गया कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि टी का मान 0 और आर का मान R0 मान लेते हैं। आर नॉट का मतलब प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं। आर का मान क्या मानते हैं, प्रारंभ समय में। तो देखिए समय जब अभिक्रिया शुरू होती है तो समय समय 0, और जब अभिकारक भी उस समय क्या होता है, पूरा रहता है, यानी प्रारंभिक सांद्रता एकदम बना है। तो उस समय के लिए तो आर के जगह पे क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे आर बराबर लिखेंगे माइनस के टी प्लस आई। तो अब देखिए आर, अब हम लिखेंगे क्या, अब मान को रख रहे हैं, देखिए
टी के जगह पे 0 लिख लेंगे, आर के जगह पे आर नॉट लिखेंगे, तो आर के जगह पे आर नॉट लिख दिए और माइनस के गुणे टी के जगह पे 0 प्लस आई, तो आर जीरो बराबर क्या होगा, आई हो जाएगा। तो यह आपको मिल गया कि आई का मान कितना हो सकता है, आर जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आई का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आर इजकल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो होगा, जो प्रारंभिक सांद्रता आई है। अब आई का मान रख दीजिए, तो हम लोग को पता है कि आई का मान रखेंगे किस में, समीकरण 1 में, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे तो आर आई के जगह पे हम क्या लिख दें, आर जीरो रख दें। ठीक है, तो हम लिखें के टी माइनस आर जीरो माइनस एक, जब के टी इधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो आर जीरो माइनस का आर, तो के बराबर क्या, आर जीरो माइनस आर बटा में टी हो जाएगा। यह एक फार्मूला आपको मिल जाएगा। उसके बाद से हम लोग आएंगे दूसरे तरफ, तो हम कह रहा है क्वेश्चन में फिर कहेगा, यदि आर का मान, आर नाथ का मान जीरो, यानी प्रारंभ समय में जो सांद्रता हमारे पास थी वो ये थी, और बाद में जो सांद्रता हो गई कुछ समय बाद, वो कितना हो, ए माइनस एक्स, जहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स जो है वियोजन की मात्रा, एक्स क्या है, वियोजन की मात्रा हो, तो हम मान को रख देंगे। देखिए, तो आर जीरो क्या है, प्रारंभिक, प्रारंभिक को मान एक मान ए मान लिया हम लोग, प्रारंभिक सांद्रता कितना मान ए माइनस, उसके बाद आर, आर का मान हम लोग ए माइनस एक्स रख दिए, तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, के बराबर एक्स बाई टी। तो एक्स क्या है, सांद्रता, और टी क्या है, समय। एक्स का मतलब क्या है, सांद्रता, क्योंकि जो बन रहा है तो अभी सांद्रता है, तो सांद्रता बता समय, तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, तो हम लिखते हैं सांद्रता बराबर लिखते हैं, सांद्रता बराबर मोल बता में लीटर होता है। मोल बता में क्या होता है, लीटर, तो हम लिखेंगे मोल, मोल तो ऊपर रहेगा, और मोल बता में लीटर, और बता में क्या लिखेंगे, सेकेंड, तो समय चला जाएगा इसके साथ, तो मोल तो ऊपर आ जाएगा और लीटर नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा तो ऊपर जाए तो इन्वर्स में, सेकेंड में नीचे से ऊपर जाए तो इन्वर्स, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका इकाई क्या हो जाएगा, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन आपका होगा, वह होगा क्वेश्चन नंबर आपका है 5वें का ग, क्या है, 5वें का ग, और 5वें के ग में क्या कहा गया है, 5वें का ग कहता है संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुण को लिखिए। तो संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लोग पता है कि संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1, और दी पे 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, आयनस पे कितना होगा, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं वैनेडियम का, तो वैनेडियम का देखिए n-1 डी, यानी डी का मान कभी एन से, एन एस से क्या होगा, कम होगा। देख लीजिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमेशा 3, अगर 5s होता तो क्या होता हमारे पास, तो 4d होता। ठीक है, तो यही अंतर याद रखना है, n-1 डी पे 1 से 10, एन एस पे 0 से, तो यानी इसकी अपेक्षा ये हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला। अब लाक्षणिक गुण का मतलब उसमें पहला देखेंगे चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण कौन सा प्रदर्शित करेगा, तो ऐसा द्विबलाक तत्व जिसमें द्वीप कोश जो होगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित, तो वह चुंबक की तरफ भागने का प्रयास करेगा। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन, ऐसे द्विबलाक तत्व जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। जैसे देख लीजिए कॉपर में एक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 होना चाहिए लेकिन है कितना, 1, इसका मतलब इसका युग्म नहीं, अयुग्मित था। अयुग्मित का मतलब हो गया कि यह क्या करेगा, चुंबक की तरफ व्यवहार करेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले की तरफ चलेंगे। अगला जो दूसरा गुण पढ़ेंगे उत्प्रेरकी गुण। उत्प्रेरक गुण क्या होता है, संक्रमण तत्व एवं संक्रमण तत्व एवं इनके यौगिक उत्प्रेरक गुण को दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व और इसके यौगिक भी उत्प्रेरक गुण जो इनमें रिक्त द्विउपकोश की उपस्थिति और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संकुल यौगिक। संकुल यौगिक उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण तत्व या आयन के द्विउपकोश कम ऊर्जा पर अभिकारक साथ मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया निर्माण के औद्योगिक विधि का नामांकित चित्र देते हुए प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण लिखिए, और अमोनिया की जो अभिक्रिया हुई कॉपर सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड के साथ भी कराना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिक विधि, तो औद्योगिक विधि का मतलब हो जाएगा आप हैबर विधि का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करेंगे, हैबर विधि। तो कहेगा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन
औद्योगिक उत्पादन जो होता है किस विधि द्वारा किए जाते हैं, हैबर विधि द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अब लोग देखेंगे कैसे इसका निर्माण किया जाता है। हैबर विधि में क्या किया जाता है, एक साइंटिस्ट था हैबर, और हैबर क्या किए थे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिला के उसको गर्म किए थे। क्या किए थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में मिलाकर और दोनों को गर्म किए, और गर्म करने के बाद से NH3 की प्राप्ति किए थे। ठीक है, अब देखिए विधि में क्या करते हैं, कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, शुद्ध N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब, यानी जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 200, तथा बोला लोहे के बारीक चूर्ण, यानी उत्प्रेरक में क्या होगा Fe होता है। क्या होता है उत्प्रेरक में Fe होता है, और Fe को जिसमें मालिब्डेनम चूर्ण होता है। क्या होता है उसमें उत्प्रेरक में क्या होता है मालिब्डेनम चूर्ण, जो उसकी गति को बढ़ा देता है, और 700 केल्विन ताप पर उसको मिला के गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% NH3 का निर्माण होता है। अब देखिए क्या करते हैं, 10 जिसे संघनित पात्र में, एक हम लोग पात्र लेते हैं जिसका नाम होता है संघनित पात्र में प्रवाहित करके उसको क्या कर लिया जाता है, द्रवित कर लिया जाता है, और शेष गैस को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करके, जिसे N2 और H2 संयोजन द्वारा NH3 हमेशा क्या होता है बनता रहता है। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर पर देखते हैं। अगला जो नंबर होगा वह कह रहा है कि कैसे हम फिगर के द्वारा इसको समझेंगे, कि फिगर के द्वारा कैसे इसको बनाया गया। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट होगा ये। इसमें जो होगा सबसे पहले आप लेंगे एक कंप्रेसर पंप। क्या लेंगे, सबसे पहले एक कंप्रेसर पंप लिया गया जिसमें NH3 यानी N2 और H2 को इसमें घोल मिलाया गया, और मिलाने के बाद कंप्रेसर का मतलब अप डाउन ऐसे करता रहता है। ठीक है, और इसको भेजता रहा कंप्रेसर के माध्यम से, इसको ऊपर भेजा और ला के किस में छोड़ा, उत्प्रेरक कक्ष में, जिसमें मालिब्डेनम और Fe का उत्प्रेरक लगा हुआ है। मालिब्डेनम का ऐसे जाली लगा हुआ है और इसमें ला के छोड़ा गया, जिसको हम बोलेंगे उत्प्रेरक कक्ष। यानी कि अब सबसे पहले हैबर विधि में क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स। एक कंप्रेसर होगा, एक कौन सा होगा उत्प्रेरक कक्ष होगा, और एक कौन सा होगा, एक उत्प्रेरक कक्ष होगा, एक कंप्रेसर पंप, एक उत्प्रेरक कक्ष, एक द्रव अमोनिया जिसमें प्रवाहित संघनित पात्र जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये भी कंप्रेसर जहाँ से पुनः वापस लेके जाते हैं। ठीक है, तो 4 पात्र बनाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जैसे N2 और H2 उत्प्रेरक कक्ष में आता है, तो आने के बाद इसको हम क्या करते हैं, पुनः बोला गया है ना संघनित पात्र मिला के इसको द्रवित कर लेते हैं, और इसमें ठंडा जल इसमें मिलाया जाता है। ठंडा जल मिलाने के बाद द्रव अमोनिया का कुछ भाग नीचे बहने लगता है, और जो एक्स्ट्रा भाग होता है वह पुनः क्या होता है, इसको अभी नहीं बोला गया कि उसको वापस ले जाके फिर इसको कंप्रेसाइज करके, और इसको हम क्या करते हैं पुनः ऊपर की तरफ इसमें लेके आता है, फिर यह उत्प्रेरक कक्ष में भेजता है, और यहाँ पुनः यहाँ ला के, और ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है, और अमोनिया का क्या होता है अंत में निर्माण होता जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि कैसे हम इसका निर्माण कैल्शियम सल्फेट से कैसे अभिक्रिया कराते हैं। तो कैल्शियम यानी कॉपर सल्फेट जब NH3 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, टेट्रामीन कॉपर थर्ड आयन। ये उप सहसंयोजन यौगिक का नामकरण हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, लिगेंड को। ये NH3 क्या है, लिगेंड, और लिगेंड कौन सा उदासीन है। ठीक है, तो 4 के बाद 4 के लिए टेट्रा, NH3 को एमीन लिखता है। उसके बाद से कॉपर पे कौन सा आयन होगा, तो ऐसे ऊपर पे 2 माइनस, तो इस पर भी 2 प्लस होगा, तो कॉपर 2 प्लस होगा तो 2 दे देंगे रोमन अंक। ठीक है, उसके बाद कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, अब ये तो बन गया हमारा क्या, ये कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया होगा। अब दूसरा जो रिएक्शन दिया गया सिल्वर क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करानी है, तो जैसे AgCl NH3 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो इसको डाई एमीन, और क्या लिखेंगे, सिल्वर बोलेंगे, सिल्वर। उसके बाद से देखिए क्या करते हैं हम लोग, Ag की संख्या 1 है, Cl की संख्या भी 1 है, लेकिन NH3 की संख्या कितनी इसमें 2 है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2NH3 हो जाएगा आपका आसानी से। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले नंबर पर जब चलते हैं या करके, यानी कि जो 6वां के क का या क्वेश्चन है, 6वां का आंसर नंबर 2022 का है, 6वां के क का जो अथवा करके क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 3 अंतरा हाइड्रोजन यौगिक बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण और उनके 2 उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे अंतरा हाइड्रोजन कहते किसे है। तो अंतरा हाइड्रोजन उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं अंतरा हाइड्रोजन। समझ में आ गया, यानी जिसमें 2 या 2 से यानी x जब मिलेंगे दोनों लोग तो क्या बनाएंगे, अंतरा हाइड्रोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अंतरा हाइड्रोजन यौगिक किसे कहेंगे, जब 2 प्रकार के क्या मिलते हैं,
दो प्रकार के जब एक से एक मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अंतर हैलोजन यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग 3 अंतर हैलोजन बनाना है। कितना हैलोजन, 3। तो 3 में से हम लोग पहला देखेंगे ClF3 अंतर हैलोजन यौगिक कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम सबसे पहले कि कैसे उसको हम उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, तो देखिए उसको क्या करेंगे, सबसे जब क्लोरीन को, यानी हम किसका निर्माण करने जा रहे हैं, तो ClF3 का जब क्लोरीन तथा फ्लोरीन को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो ClF3 का निर्माण होता है। ठीक है, क्या करेंगे, Cl2 और F2 को 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो ClF3 अंतर हैलोजन यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए Cl2 है, Cl2 है, 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 ये बराबर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर पे कि दूसरा अंतर हैलोजन कैसे बनाएंगे। तो दूसरा अंतर हैलोजन कौन सा होगा, तो दूसरा अंतर हैलोजन है BrF5, जिसको ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड कहेंगे। इसका नाम क्या है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड कह सकते हैं। जब ब्रोमीन तथा फ्लोरीन को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का निर्माण होता है। यानी BrF3 और F2 को जब दोनों को मिला के गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो BrF5 का निर्माण होता है। और यह भी एक प्रकार का सेकेंड अंतर हैलोजन यौगिक है। यह पहला अंतर हैलोजन था और यह दूसरा अंतर हैलोजन यौगिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगले नंबर पर चलेंगे। तीसरा जो होगा, तीसरे में लिखेंगे, तीसरा जो हम बनाएंगे IF7 का, यानी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। यानी जब आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को F2 के साथ 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो IF7 का निर्माण होता है। यानी IF5, यानी आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को फ्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो IF7 का निर्माण होता है। F5 है, 5 2 7, यानी IF, यह भी अंतर हैलोजन है, ये तीसरा अंतर हैलोजन। और तीनों ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आपका सॉल्यूशन समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं उपयोग कहाँ गया, तो इसका उपयोग पहला, देखिए इसका पहला ये यौगिक अजलीय विलायकों की तरह उपयोग में लाया जाता है। यानी जहाँ पे ऐसे यौगिक का निर्माण, ऐसे यौगिक का इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे अजलीय हो, यानी विलायक तो हो लेकिन वह क्या हो, जल में घुलनशील ना हो, तो उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा कहाँ करते हैं, ClF3 तरह बियर का उपयोग यूरेनियम के संवर्धन में, अच्छा UF6 के उत्पादन में इसका निर्माण, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अगले नंबर पे। अगला जो क्वेश्चन है 6वां का ख, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो 6वां का क का भी हो गया, 6वां का अथवा भी हो गया, तो 6वां ख है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा तो उसमें 3 क्वेश्चन आपसे दिया है। कितने क्वेश्चन दिया गया, 3। तो उसमें पहला जो है, उसमें पहला कहा गया है कि प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करना है। क्या करना है, प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करना है। तो प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते समय क्या करना है, जब प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को, किसको, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब उसे कहते हैं जिसमें R एक होगा, और जिस चीज़ से OH जुड़ा रहेगा उसी से कितना एक R, तो उसको प्राथमिक बोलते हैं। तो कहा प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को जब 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, जिसे हम विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन जब बाहर निकल गया तो उसी को आप क्या कहेंगे, विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्राथमिक एल्कोहल हो गया। प्राथमिक एल्कोहल को हम बोलते हैं 1 डिग्री, क्या बोलते हैं जी, 1 डिग्री एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करना, हमको एक एच को बाहर निकाल लेना है। एक एच जैसे बाहर निकालेंगे और एक एच यहाँ से निकालना है, यानी 2 एच निकालेंगे तभी तो H2 निकलेगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि H2 निकल गया, इसको विहाइड्रोजनीकरण कर देंगे। यानी आप कह सकते हैं जब प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो क्या निकल जाता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा जो इसमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन इसी में 6वें के ख का, उसमें कहा गया कि फिनाइल का नाइट्रीकरण करिए। तो नाइट्रीकरण में आपको याद रखना है कि हमेशा HNO3 से अभिक्रिया कराई जाती है। किससे अभिक्रिया कराई जाती है, HNO3 से। ठीक है, तो लिखेंगे जब फिनाइल की क्रिया तन नाइट्रिक अम्ल के साथ निम्न ताप पर कराई जाती है तो आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाइल का मिश्रण प्राप्त होता है। आर्थो का मतलब होता है, आर्थो पोजीशन का मतलब होता है दूसरा, यानी OH से दूसरा पोजीशन को आर्थो, OH से चौथे पोजीशन को पैरा बोलते हैं। तो पैरा नाइट्रो का मतलब इस चौथे नंबर पे BnO2 जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखिए आर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनाइल तो बन जाएगा। अब HNO3 यहाँ पे इससे जोड़ा गया, यानी कितना, इसमें 1 है, इसमें कितना 2 हो गया, तो आप क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या, बेंजीन इसमें 2 है तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब कितना यान है इसमें, 2 यान, ऑक्सीजन कितना, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 और 2 4, कितना ऑक्सीजन बच गया, 2 गो।
और कितना एच पे 2 एच यहाँ से और 1 एच यहाँ निकला होगा और 1 एच यहाँ से, तो 2 एच यहाँ से 2 2 4 एच, 4 एच को हम क्या लिखेंगे 2H2 और एक ऑक्सीजन है तो 2H2 निकल जाएगा आराम से बाहर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर पे। अगला जो तीसरा इसमें का दिया गया है वह कह रहा है कि एनिसोल के साथ फ्रीजल क्राफ्ट अभिक्रिया को लिखिए। तो एनिसोल के साथ जब फ्रीजल क्राफ्ट अभिक्रिया कहेगा तो लिखेंगे जब एनिसोल, क्या कहेंगे, जब एनिसोल की अभिक्रिया CH3Cl यानी हैलो एल्केन के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो आर्थो और पैरा मेथिल एनिसोल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आर्थो का मतलब आप देखिए क्या करना है, बोला गया एनिसोल, एनिसोल का फार्मूला क्या होता है, तो बेंजीन से क्या जुड़ा होगा OCH3, बेंजीन से क्या जुड़ा होगा OCH3, उसका क्या बोलते हैं एनिसोल। और एनिसोल की अभिक्रिया किसके साथ कराना है CH3Cl के साथ कराना। ठीक है, जैसे CH3Cl के साथ कराएंगे तो हमको 2 पोजीशन बनाना, कितने पोजीशन बनाना 2, और दोनों में से पहला क्या होगा आर्थो, आर्थो का मतलब क्या होता है, आर्थो का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं OCH3 तो रहेगा ही, और आर्थो का मतलब आर्थो नाइट्रो, आर्थो क्या बोला गया, आर्थो में पैरा मेथिल, आर्थो पोजीशन पे मेथिल का मतलब CH3 को जोड़ना है। ठीक है, तो ये तो सेम का सेम है, उसके बाद से इसमें किसे गुणा कर दे 2 से, तभी तो CH3 एक यहाँ पे लिख देंगे, एक एच यहाँ से निकला, और फिर ये तो आर्थो हो गया, और एक क्या बनाना है, एक पैरा भी बनाना है। एक कौन सा बनाना है पैरा, तो पैरा के लिए आप क्या लिखते हैं, तो पैरा के लिए आपको पता है कि पैरा के लिए आपको OCH3 तो रहेगा ही, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, पैरा पोजीशन पे जोड़ देंगे क्या CH3, तो ये हो गया पैरामेथिल फिनाल। ठीक है, जब पैरामेथिल फिनाल हो गया तो यहाँ से क्या निकलेगा पैरामेथिल इनसोल, तो 2 गो यहाँ पे है, अब हमको क्या निकालना 2 गो CH3 तो जोड़ दिया ले जाके। ठीक है, एक पैरा पोजीशन पे एक आर्थो पोजीशन पे, अब 2 गो Cl बचा तो एक एच यहाँ से निकला होगा और एक ही एच यहाँ से निकला, तो को एच निकल 2 गो एच और 2 गो Cl है तो क्या निकल देंगे 2HCl निकल जाए। ठीक है, ये ऑलरेडी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अब लिखेंगे हम लोग छौआ के ख का या करके, छौआ के ख के या कर का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या कहा गया है, कहा गया निम्नलिखित के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें रासायनिक समीकरण में बोला गया सबसे पहले कोल्बे अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। बोला गया कि जब फिनाल को, क्या बोला गया कि जब फिनाल को CO2 के साथ 400 केल्विन तथा 6 से 7 वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेयर दाब पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला होता है बेंजीन से OH भी रहेगा और बेंजीन से COOH भी होगा। ठीक है, तो कोल्बे अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब फिनाल को CO2 के साथ 400 केल्विन तथा 6 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है और वही कोल्बे अभिक्रिया भी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे, फिनाल ये हो गया CO2 के साथ अभिक्रिया करा देंगे, और तो अब देखेंगे फिनाल को लेंगे और CO2 को, दोनों को एक साथ मिलाना है, तो मिलाएंगे तो OH तो फिक्स है, ये फिनाल के OH, अब जो C है C किससे जुड़ेगा, जाके C इससे जुड़ेगा, जब C इससे निकला होगा जुड़ा होगा तो एक H यहाँ से निकला होगा। ठीक है, तो CO2 तो जुड़ गया, आज जो H निकला वही लास्ट में जाके H भी जुड़ गया, और आसानी से आपका क्या बन जाएगा, तो आपका आसानी से बन जाएगा ये सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, अब चलिए राइमर तीमन अभिक्रिया, भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, राइमर तीमन अभिक्रिया, जब फिनाल की अभिक्रिया CHCl3 और KOH के साथ कराई जाती है तो सैलिसिल दियाद की प्राप्ति है। सैलिसिल दियाद का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे होता है बेंजीन के साथ क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग क्या सैलिसिल दियाद का निर्माण करना है। सैलिसिल दियाद का फार्मूला देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिनाल के साथ हैलो एल्केन की अभिक्रिया और KOH के साथ, और यहाँ पे OH तो रहेगा, यहाँ पे बस CH हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया, इसका फार्मूला सैलिसिल दियाद, सैलिसिलिक अम्ल होता है तब COOH होता है। ठीक है, अब देखिए CHO तो हम जोड़ दिए, यानी यहाँ CH को ले लिए और एक यहाँ से O को ले लिए, CHO तो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक H निकला होगा, उसके बाद से K कितना है 3, Cl क्या है 1, Cl 3 है, तो हम लोग को पता है जब Cl के साथ एक K जुड़ता है तो 3 गो Cl है तो कितना K लेना होगा 3 गो K, तो 3 KCl हो जाएगा, और कितना ऑक्सीजन हो गया 3 गो ऑक्सीजन, 3 गो में से एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 1 2, और H कितना 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 3 H है और एक H यहाँ से निकला 4 H आसानी से बन गया। ये राइमर तीमन अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए जब RX का मतलब हैलो एल्केन की अभिक्रिया RONA यानी सोडियम एल्काक्साइड के साथ, सोडियम एल्काक्साइड किसे कहते हैं, तो RONA को सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराई जाती है तो ईथर की प्राप्ति होती है, इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या करना, RX की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, तो RONA
इसका मतलब सोडियम एल्काक्साइड के साथ, यानी हैलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, सोडियम एल्काक्साइड के साथ, और ईथर बनाना है। ईथर का फार्मूला होता है ROR होता है। क्या फार्मूला होता है, ROR को ईथर बोलते हैं। और बचा क्या, Na और X बच गया, तो प्लस में लिख देंगे NaX, और यही आपका हो जाएगा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो 7वां आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया, तो अनसॉल्व का आ गया 7वां क्वेश्चन। और 7वें क्वेश्चन में कहा गया है क्लोरोबेंजीन के क्या पूछा गया है, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, और क्या पूछा गया, फ्रीदेल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा उत्तरफितिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। अब देखिए हम एक एक करके सबका अध्ययन कर लेंगे। पहला हैलोजनीकरण क्लोरोबेंजीन का पढ़ेंगे, ठीक है। हैलोजनीकरण में क्या करें देखेंगे हम लोग, हैलोजनीकरण में ये देखना है, जब भी हैलोजनीकरण आएगा तो इसका मतलब होता है वर्ग 17 के तत्वों के साथ। अब देखेंगे हैलोजनीकरण में क्या होता है, ठीक है। तो हैलोजनीकरण में क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व Cl को हम Cl से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो किसका कराएंगे, तो Cl2 का कराएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहा है, किसका कराना है, क्लोरोबेंजीन का। तो लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ कराई जाती है तो अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में क्या निकलता है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, तथा मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो चलिए क्लोरोबेंजीन ले लिए, Cl2 लिख लिए, और ये उत्प्रेरक ले लिए, दोनों को एक साथ मिलाएं। मिलाने के बाद से हमको क्या मिला है, तो बोला गया कि आपको बनाना है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये एक पोजीशन पे हो गया, और यह ये पहला पोजीशन हो गया, और यह कौन सा, दूसरा पोजीशन। तो 1,2 उसके बाद से दोनों क्लोरीन तो डाई लिख दिए, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, अब बेंजीन से जुड़ा है तो बेंजीन, ठीक है। ये अल्प मात्रा में पाया गया, ठीक है। और मुख्य मात्रा में 1,4 जिसको हम कह सकते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बेंजीन कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आप 2 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे Cl कितना, अब कौ एच निकलेगा, एक एच तो यहाँ से निकला होगा और एक एच यहाँ से निकला होगा, तो कितने एच हो गए, 2 एच निकले। और यहाँ Cl कितना है, 2 Cl तो जुड़ गया, तो 2 एच को बाहर निकाल, 2 से गुणा करके 2 दूनी 4 Cl, एक Cl यहाँ जुड़ गया है और एक Cl यहाँ जुड़ा, कौ Cl बचा, 2 Cl, और कौ एच बचा, 2, तो क्या लिख देंगे, 2HCl लिख देंगे, ठीक है। ये आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अगले नंबर पर चलते हैं। अगला पूछा है नाइट्रीकरण, दूसरा क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करना है। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है कि HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब भी आपका नाइट्रीकरण पूछेगा तो उसकी अभिक्रिया किसके साथ, HNO3 के साथ। तो लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन C6H5Cl क्लोरोबेंजीन कहते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो किसकी प्राप्ति होती है, आर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका, आर्थो और पैरा, आर्थो भी होता है और पैरा भी होता है, और नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इन्हें आर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ेगा और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ेगा, इसी को बोलते हैं आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना क्लोरो है, 2, एक बेंजीन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आना है, 2, 1 का 1 2, तो 2 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो कौ एच होगा, 2 एच, एक एच यहाँ से निकला होगा, एक एच यहाँ से, तो कितना एच हो गया, 2 एच यहाँ पे, 2 एच यहाँ पे, 2 दूनी 4, तो 4 एच को क्या लिखते हैं, 2H2, और वो लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 1 2 और 2 2 4 2 6 और 3 दूनी 6 अपने आप बराबर हो जाए, ठीक है। अब अगले नंबर पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर, इसी का जो दिया है तीसरा नंबर, सल्फोनेशन करने के लिए बोला है क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। तो सल्फोनेशन में देखिए क्या करेंगे, सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, किस में, तो सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। कह रहा है जब क्लोरोबेंजीन सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, जब क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा दिए, उसको गर्म कर दिए, और क्या बनाना है, तो बोला क्या, 2 क्लोरोबेंजीन, यानी दूसरा पोजीशन पे इसके क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद से क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल का मतलब SO3 को बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया, और एक चौथा पे जुड़ गया तो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो गया, ठीक है।
अब इसको ये तो बन गया, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। अब एक एच यहाँ निकला होगा और एक एच यहाँ निकला, तो को एच निकलेगा, 2 एच, और 2 एच तो निकल गया, लेकिन यस इसमें कितना है जी, 2 एच, तो आप 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो को एच हो गया 2 दूनी 4, और 2 यहाँ पर 4 2 6 गो, और को ऑक्सीजन है 4 दूनी 8, 8 में से 6 गो तो आइए गया यहाँ, को बच गया 3 गो यहाँ पे, 3 गो यहाँ पे, 3 3 6, तो 2 गो बच गया। तो 2 गो के लिए हम क्या करेंगे, तो 2 गो के लिए हम निकालेंगे 2H2O, क्या निकालेंगे 2H2O, ठीक है। लेकिन हमको 2 4 यहाँ 4 एच यहाँ पे और 2 गो 6 गो, तो 6 गो में से जो एच यहाँ निकल रहा है वो एच यहाँ पे जुड़ भी जा रहा है, तो कितना है 2H2O आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी में अगला पॉइंट है फ्रीदल क्राफ्ट अभिक्रिया, आपसे पूछा गया। तो फ्रीदल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl के साथ निर्जल LCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो आर्थोक्लोरोथालुइन और पैराक्लोरोथालुइन, आर्थो का मतलब दूसरा पोजीशन पे CH3 को जोड़ना है, पैरा का मतलब चौथे पोजीशन पे जोड़ना है। अब देखिए इसमें बेंजीन कितना है 2, तो 2 से आप गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना CH3 जुड़ा 2 बार, तो इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। को Cl हो गया 2 गो Cl, एक एच यहाँ से निकला होगा और एक एच यहाँ से, तो क्या निकल जाएगा प्लस 2HCl निकल जाएगा, और यही हो जाएगा फ्रीदल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है उत्तरस्फीतिंग अभिक्रिया। उत्तरस्फीतिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, तो Na के साथ और CH3Cl के साथ कराई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो किसकी प्राप्ति होती है, तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है जब C6H5Cl की क्रिया Na और CH3Cl के साथ कराए शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो तालुइन की प्राप्ति होती है, जिसे हम उत्तरस्फीतिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक हाइलोएरिन, ये हो गया धातु, और ये हो गया हाइलोएल्केन, दोनों को मिलाया गया। तो अब देखिए यहाँ Cl क्रॉस हो जाएगा और Cl के जब कौन आगे जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाए CH3, तो CH3 जुड़ेगा तो एक Cl यहाँ से निकला और एक Cl यहाँ पे, को Cl हो गया 2 गो Cl, तो को Na निकालना पड़ेगा 2 गो, तो 2 NaCl निकल जाए, ठीक है। या अब अगला नंबर पे आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया रहेगा वह क्वेश्चन आपका है 7वें का ये, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन और द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो देखिए क्या करना है, एक अणु का मतलब होता है SN1 रिएक्शन, पहले एक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक अणु नाभिक रागी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो SN1 रिएक्शन को कहते हैं, किसको बोलते हैं, तो SN1 रिएक्शन को एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्या होता है अभिक्रिया को, देखिए यह अभिक्रिया जो होती है तृतीय हाइलोएल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, किसके द्वारा, तुमसे पूछा गया SN1 अभिक्रिया किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, तो आप कहेंगे तृतीय हाइलोएल्केन के द्वारा, ठीक है। दूसरा जो नंबर होगा वह कहेंगे यह अभिक्रिया 2 चरणों में थी, कितने चरणों में, 2, लेकिन हाई जो होगा कितने चरणों में, 1 चरणों में होगा, ठीक है। यह 2 स्टेप में होता है। देखिए SN1 कितने, देखिए SN2 जो होगा उसको 2 स्टेप में होना चाहिए, लेकिन SN1 कितने स्टेप में, 2, और हाई कितने स्टेप में, 1 स्टेप में, ठीक है। देखिए एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्या बोलते हैं, SN2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SN2 अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। SN2 अभिक्रिया प्राथमिक हाइलोएल्केन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हाई जब तृतीयक होगा तो हाई कौन सा होगा, प्राथमिक के द्वारा होगा, ठीक है। यह 2 स्टेप में होगा तो 1 स्टेप में होगा, ठीक है। चलिए अब स्टेप को समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्टेप में क्या ध्यान देना है कि देखिए तृतीय का मतलब 3 गो CH3 जुड़ा होगा और 1 गो Cl, और यह तृतीय हाइलोएल्केन धीमी गति से अभिक्रिया करेगा, तो धीमी कैसे होगा, तो सबसे पहले यहाँ Cl निकलेगा, Cl जब निकलेगा तो Cl माइनस हो जाएगा और C पे कौन सा चार्ज देके जाएगा, प्लस चार्ज देके जाएगा, ठीक है। ये एक मध्यवर्ती बन जाएगा, और मध्यवर्ती जब बनेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 इस पे C पे प्लस चार्ज हो गया। अब जब इसका आक्रमण कराएंगे किससे, OH के साथ, जब यह आक्रमण करेगा इस पर तो बहुत तेज़ी से आक्रमण करके और क्या बना लेगा, एल्कोहल की प्राप्ति कर लेगा, ठीक है। और जब इसके पास आएंगे तो अब देखिए यह क्या करेगा कि प्राथमिक हाइलोएल्केन OH के साथ क्या करेगा, इसको पश्च आक्रमण करेगा। कैसे आक्रमण करेगा, पीछे से, या आगे से करता है जबकि पीछे से आक्रमण करेगा। तो जैसे OH यहाँ पे जुड़ना शुरू करेगा वैसे Cl यहाँ से क्या करना शुरू कर देगा, भगना शुरू कर देंगे, क्योंकि C के साथ 5 बंद नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए Cl क्या करेंगे, बाहर निकलना शुरू कर देंगे, और इस प्रकार ये कौन सा होगा, SN2 अभिक्रिया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसके वेग का मान जो होता है कि Rx होता है, और ये होता है नाभिक रागी होता है। NU का मतलब नाभिक रागी, इसमें संक्रमण अवस्था बनता है, इसमें मध्यवर्ती बनता है, दोनों में भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। वेग के पद को
दो अभिकारक हैं, इसमें SN2 अभिक्रिया करते हैं, यानी इसमें अभिकारक कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और इसमें अभिकारक कितना था, 1 था, ठीक है। कैसे पता चला कि एक अभिकारक है, तो देख लीजिए इसमें प्रारंभ में कितने लिए, 1 ही ना लिया गया, और इसमें कितने लिए, 2 लिया गया, तो इसको क्या बोलेंगे कि इसमें 2 अभिकारक है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 7वें का ख। 7वें का क्या है, ख दिया है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को क्या कर देना है, पूरा करना है। उसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया था RCHO दिया है और इसको गैप छोड़ा था, ठीक है। फिर 3OH दिया था और आपको ये दिया था और ये दिया था, ये दिया था और ये दिया था, ठीक है। देखिए तो ये आपका है एल्डिहाइड का, और हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि यह जो रिएक्शन होता है हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि यह जो रिएक्शन होता है यह क्या होता है, तालीन अभिकर्म। जहाँ पे CHO आपको दिखे और RCOO आयन दिख जाए और यहाँ पे OH, तो आपको कहना है यह किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। सबसे पहली बात तो क्षारीय माध्यम में, और यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो तालीन अभिकर्मक है। तालीन परीक्षण भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तालीन परीक्षण भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या किया गया, इसमें जैसे RCHO के साथ AgNH3 का होल, तो इसमें गुणा कर इसका अभिक्रिया करा देंगे तो हमको कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, ठीक है। Ag इसमें 2 है तो 2 से गुणा कर दिए। NH3 कितना है, 2 बार, तो यहाँ पे कितना NH3 हो गया, यहाँ पे कितना NH3, तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि वो तो हो गया 4NH3। 4NH3 का मतलब यहाँ 2 था ना, तो 2 दूनी 4, ठीक है, सही है। OH इतना है, कितना है, OH 3 गो है ना, 2 गो वो यहाँ पे और 1 वो यहाँ पे आ गया, आसानी से बन जाएगा। ये इसको हम कौन सा अभिक्रिया करते हैं, तालीन अभिकर्मक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। अगला जो रिएक्शन दिया गया है वह क्या था, ये ऐसे पूरा करने के लिए बोला था, ये ऐसे दे दिया था, ये सेम का सेम ऐसे था, ये खाली था, मतलब क्या बनेगा। तो हम लोग पढ़े हैं एक लेसन, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे इतार्द अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, इतार्द। तो यह एक इतार्द अभिक्रिया, ठीक है। और इतार्द अभिक्रिया में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब क्रोमिल क्लोराइड किसके साथ, मेथिल बेंजीन से अभिक्रिया करता है तो क्रोमिल मध्यवर्ती का निर्माण करता है। जब H3O के साथ करता है अभिक्रिया तो किसका निर्माण करता है, CHO का, बाकी पदार्थ बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिया गया, तीसरा क्वेश्चन दिया गया था कि बेंजीन बना दिया था, COCl दिया, HCl दिया था, निर्जल HCl3 दे दिया था और इसमें खाली छोड़ दिया था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक अभिक्रिया होता है गातरमान। कौन सा अभिक्रिया, गातरमान कोख अभिक्रिया। कौन सा, गातरमान कोख अभिक्रिया। यह कौन सा अभिक्रिया, गातरमान कोख अभिक्रिया में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गातरमान कोख जो अभिक्रिया होता है उसमें एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है, और उसमें क्या होता है, COHCl होता है। देखिए क्या हुआ, CO जैसे यहाँ पे जुड़ा तो एक H निकला होगा और वही H आके लास्ट में जुड़ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, HCl इसकी उपस्थिति हो गई, तो ये हो गया गातरमान कोख अभिक्रिया। अब अगला चौथा नंबर है, तो चौथे नंबर में क्या किया था, तो यहीं खाली छोड़ दिया था और कह दिया था एल्डिहाइड बनाइए, और यहाँ पे आप चयन कर दिया था H2 के साथ। H2 के साथ अभिक्रिया BSO4 जहाँ पे भी होगा तो CHO बनाएगा, तो आपको किसके साथ जोड़ना है, उसको बेंजीन के साथ COCl के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। अब चलिए अगला जो नंबर है आपका, वो अगला नंबर आपका है कि जैसे RCN SNCl दिया था, HCl दिया था और यहाँ खाली छोड़ दिया था और कहा था कि क्या यह बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड में पढ़ चुके थे कि जब भी RCN HCN से जुड़ता है तो क्या बनाता है, RCHNH बनाता है, ठीक है। और क्या बनाता है, जैसे इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, एल्डिहाइड बना लेता है। और इसको हम कौन सा अभिक्रिया करते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, इसको देख लेंगे एक बार कि यह जो रिएक्शन आपका होता है इसको स्टीफाइन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, स्टीफाइन अभिक्रिया बोलते हैं, स्टीफाइन अभिक्रिया बोलते हैं। और तीसरा नंबर, चौथे नंबर वाले को हम बोलते हैं रोजेन मुंडपचायन। कौन सा बोलते हैं, रोजेन मुंडपचायन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा, रोजेन मुंडपचायन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है 7वें का ख का अथवा करके या करके जो होता है, 7वां ख करिए चाहे उसका अथवा करिए। तो इसमें देखिए क्या कहा, इसमें आपसे कहा गया क्लीमेंसन अपचायन। कौन सा बोला, क्लीमेंसन अपचायन से आप क्या समझते हैं, तो जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का सेट है, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन को जेदेन तथा सांद्र HCl के साथ अधिकृत करते हैं तो वे हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन अपचायन बोलते हैं। कौन सा अपचायन बोलते हैं, क्लीमेंसन।
बोला गया जैसे एल्डिहाइड, जैसे कौन सा एल्डिहाइड, जैसे क्या करेगा CH के साथ अभिक्रिया करता है, अपचयित होता है और ZN की उपस्थिति में तो किस में हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए CH3 है, अब क्या करिएगा इसमें 4 गो H है तो आप क्या बना सकते हैं, एगो C यहाँ पे है तो C2H6 बना लेंगे और क्या बचेगा H2O, तो H2O को बाहर कर देंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया वोल्फ किस्नर अपचयन है, बहुत महत्वपूर्ण क्या है VIP दिया, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंस। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है और जब वह इसकी उपस्थिति में अधिकृत होता है तो क्या बनाता है CH4 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए यह हो गया फार्मल दिया, जिसका ना HCHO का नाम क्या है फार्मल दिया। हाइड्रोजन यह क्या है हाइड्रोजन NH2 जब इसके साथ जुड़ेगा तो O यहाँ से निकल जाएगा, H2 यहाँ से निकल जाए तो H2 हो गया और NH2 जाके जुड़ गया डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला था H2O निकला था, ठीक है। अब जब इसको हम क्या करेंगे अधिकृत करेंगे C2H5ONA की उपस्थिति में तो हमको क्या मिल जाए CH4, तो C तो है 2 H यहाँ पे 2 H यहाँ पे CH4 हो गया 2 N तो N2 को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो यह कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा कौन सा वोल्फ किस्नर अपचयन था, ठीक है। अब पढ़ेंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया जो है वह आपका है देखिए वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन का मतलब एक हाइड्रोजन जरूर उपस्थित होता है, ठीक है। जब उपस्थित होता है या तनु और उपस्थित होता है तनु क्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोल की प्राप्ति कर लेते हैं, इसको एल्डोल संघनन अभिक्रिया। या तो एल्डोल बन जाए या तो कीटोल, तो कीटोल कब बनेगा जब कीटोन के साथ कराएंगे, एल्डोल कब बनेगा जब CHO के साथ कराएंगे, तो CHO हम ले रहे हैं तो एल्डोल ही बनेगा, देख लीजिए। तो CH3CHO के जब 2 अणु लेंगे एल्डोल संघनन अभिक्रिया हम क्या करेंगे CH3CHO के जब 2 अणु को लेंगे तनुक्षार की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, तो हमको एल्कोहल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा एल्कोहल से संबंधित यौगिक मिल जाएगा। और जब एल्कोहल से संबंधित यौगिक बन जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम एल्डोल कहते हैं। एल्डोल में देखिए क्या गया कुछ इसमें निकलता नहीं है, बस क्या होता है कि इसमें एगो CHO ग्रुप आ जाएगा एगो OH और इसमें क्या था CHO था दोनों, तो इसमें OH आ जाएगा, ये क्या होगा एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 7वें का क्या वाला, इसमें दिया गया आपसे कि कैनिजारो अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, सांद्र KOH और NOH के साथ क्या करता है ये NOH के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलेट आयन और ROH में परिवर्तित हो जाता है, वही कार्बोक्सिलेट आयन कैनिजारो। कैनिजारो का मतलब आप समझ लीजिए 2 लाइन बस कि जब HCHO की अभिक्रिया NOH के साथ करा देंगे और सोडियम फार्मेट बन जाए HCOONA बन जाएगा, यानी Na यहाँ से ले जाकर जोड़ दिया HCOONA और एक तरफ एल्कोहल बना लेंगे, वही कैनिजारो अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि एक साथ में याद रखेंगे, ठीक है। ये भी कई बार पूछा गया है। HVZ कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है HVZ क्या है, तो HVZ का मतलब हेल फोलार जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। मोनोक्लोरो का मतलब होता है एक पहले पोजीशन क्लोरीन, ठीक है, और एक क्लोरीन, और एसिटिक अम्ल का मतलब एगो सी एगो AC का मतलब 2 गो C होता है, तो CH3 CHO एसिटिक अम्ल होता है, लेकिन एगो H जब तक हटाएंगे नहीं तब तक Cl आके जुड़ता नहीं, तो एक Cl को जोड़ेंगे और एक H निकलेगा यहाँ से तो क्या निकल जाएगा HCl निकल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा आपका साल 2022 का जो सेट है पूरा का पूरा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे 2022 के दूसरे सेट के बारे में। 2022 का पूरा सेट एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको आसानी से पढ़िए। धन्यवाद।